वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइड में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत है, जो कि है RH इनकॉम्पिटिबिलिटी, ABO इनकॉम्पिटिबिलिटी। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जाता जिसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इसकी डिजीज कंडीशन या फिर इसकी डोज, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास। आई होप यू विल watch this video completely and understand this topic completely. So शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, that is RH incompatibility और ABO incompatibility, यानी कि इसके अंदर क्या चेंजमेंट आता है और इसके अंदर क्या चेंजमेंट आता है। देखो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, मान के चलिए नाम से पता चल रहा है RH यानी कि RH एक प्रोटीन होता है जो कि पाया जाता है किसके ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। समझते जाइए सिस्टमेटिक वे से, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और जो इनकॉम्पिटिबिलिटी यानी कि कॉम्पिटिबिलिटी का मतलब है, मैं बताऊं खाली कॉम्पिटिबिलिटी का, तो ऐसा मतलब यानी कि मैं इस इंसान के साथ में कॉम्पिटिबल हूं, यानी कि मैं इसके साथ रह सकता हूं, ये मेरे से मिलता है, इसकी थिंकिंग मेरे थिंकिंग से मिलती है, यानी कि कॉम्पिटिबिलिटी है। और इनकम्पिटिबिलिटी यानी कि ये अलग है एकदम मेरे से, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो वो जो इनकॉम्पिटिबिलिटी का नाम से हो रहा है कि भाई जब RH की इनकॉम्पिटिबिलिटी हो जाती है, RH प्रोटीन की जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाया जाता है, हर इंसान के ऊपर अलग पाया जाता है, किसी पे पाया जाता है किसी पे नहीं पाया जाता है, तो दैट इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जब उस टाइम पे RH इनकॉम्पिटिबिलिटी की कंडीशन अराइज होती है, जब उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ RH फैक्टर्स विल कंबाइन विद ईच अदर ड्यू टू व्हिच लीड टू द मेनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन एंड टर्म दैट डिसीज कंडीशन इज नोन एज RH इनकॉम्पिटिबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कैसे होता है कि सबसे पहले अगर मदर का ब्लड ठीक है, मदर का ब्लड नेगेटिव है और बच्चे का, बेबी का अगर पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि RH नेगेटिव है और RH पॉजिटिव है, यानी कि इसके अंदर RH नेगेटिव है, यानी कि इसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है और इसके अंदर बच्चे के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे जब कंडीशन अराइज होती है, होता है क्या है कि देखो एक प्रेग्नेंट औरत है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चा यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट चल रहा है, तो उस टाइम पे जो उसकी RBC होती है समटाइम्स क्रॉस कर जाती है। किसके अंदर क्रॉस कर जाती है, माँ के अंदर क्रॉस कर जाती है। किसके थ्रू क्रॉस कर जाती है, वाया प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर जाती है। अब वो जो RBC क्रॉस की गई है, RH फैक्टर बच्चे का माँ के अंदर गया है, तो वो जो माँ का ब्लड है वो क्या सोचेगा कि भाई ये एक फॉरेन पार्टिकल है, यानी कि जो मदर का ब्लड है, ठीक है, मदर का जो RH फैक्टर्स है वो क्या करेंगे, उसको एक एज ए फॉरेन पार्टिकल्स की तरह एक्सेप्ट करेंगे और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लग जाएंगे, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाएंगे। लेकिन वो एंटीबॉडीज फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे तो क्रॉस नहीं होगी, लेकिन जब सेकंड बेबी उसी मदर के अंदर होगा, सेकंड बेबी जब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होगी, तो उस टाइम पे जो बेबी होगा उस टाइम पे जो उसके खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडीज है वो क्रॉस कर जाएगी प्लेसेंटा के द्वारा किसके अंदर, बच्चे के अंदर, और उसको जाके डैमेज कर देगी। दिस इज नोन एज RH इनकॉम्पिटिबिलिटी। बहुत ही सिंपल है समझना, नाम जितना डिफिकल्ट लग रहा है बट उससे आसान इसकी डिजीज है। अगर फर्स्ट बार एक औरत प्रेग्नेंट हुई है, उस टाइम पे जब बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, मदर का नेगेटिव है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो बच्चे की RBC है वो क्रॉस कर जाती है माँ के ब्लड के अंदर और वहां पे एंटीबॉडीज बन जाती है, और देन उसके बाद में वो बच्चे की अगर डिलीवरी हो जाती है, फर्स्ट टाइम कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन सेकेंड टाइम पे क्या होता है कि जब दोबारा से वही औरत प्रेग्नेंट होती है, तो उस टाइम पे जो बनी हुई एंटीबॉडीज है वो क्रॉस कर जाती है माँ से बच्चे के अंदर, जाके उसको डैमेज करती है। दिस इज नोन एज RH इनकॉम्पिटिबिलिटी। और देन उसके बाद में अपने पास में सेकंड बताऊं कि ABO इनकॉम्पिटिबिलिटी क्या होती है, जब मदर का ब्लड यानी कि मदर का ब्लड पॉजिटिव है, ठीक है, और इसका क्या नाम, बच्चे का, ठीक है, अगर यानी कि बेबी का जो ब्लड है दैट इज A और B, यानी कि A हो सकता है या फिर B हो सकता है, फिर A भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी इनमें से तीनों में से अगर इसका ब्लड है बच्चे का, वो क्या करवाएगा, ABO इनकॉम्पिटिबिलिटी करवाएगा। मदर के RH फैक्टर है ये क्रॉस कर जाएंगे माँ के अंदर और वही एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगी और डैमेज करेगी। जो ABO इनकॉम्पिटिबिलिटी होती है ये जॉइंटस को अराइज करती है, मोस्ट कॉमन होता है जॉइंटस करवाती है, और इसकी जो
कॉम्प्लिकेशन अक्कर होते हैं वो ट्रीट किए जा सकते हैं, इतने ज्यादा सीवियरिटी स्टेज के अंदर नहीं होते हैं, लेकिन जो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है और ट्रीटेबल बहुत कम होते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन उसके अंदर क्या दिया जाता है, क्या देखा जाता है वो भी बताएंगे, ठीक है। बाकी मदर के अंदर अगर देखो, इससे याद रखना, माँ के अंदर मदर के अंदर O आ रहा है और इधर से O आ रहा है, तो बस इस चीज से याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। और बेबी के अंदर क्या हो रहा है, A और B जा रहा है, ठीक है, यानी कि A या B या फिर AB, तो इस टाइम पे भी सेम वही बच्चे की एंटीबॉडी, बच्चे की RH फैक्टर क्रॉस कर जाएंगे मदर के अंदर और फिर वहां से एंटीबॉडी सेकंड बेबी के अंदर जाके और उसको डैमेज कर देंगे। तो सेम प्रोसेस इसके अंदर भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है, और ये क्या करेगा, लीड टू द जॉइंटनेस, ठीक है, जॉइंटनेस होती है और ये इतनी सीवियर स्टेज नहीं होती है, इसको बाद में फर्दर ट्रीटेबल होती है और कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लेकिन मेजर सीवियर डिजीज और मेजर सीवियर कंडीशन RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है ये। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि देखो, इसका वैसे डायग्नोसिस के अंदर तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट होता है, जिसके द्वारा इसको पता चल सकता है कि भाई ये डायरेक्ट कुंभ टेस्ट होता है, ठीक है। कौन सा टेस्ट होता है, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर तो पता चलता है किसके बारे में, हेमोलाइटिक एनीमिया वगैरह के बारे में, और प्लस में कॉन्जेनिटल हेमोलाइटिक एनीमिया वगैरह नहीं है, और प्लस में इसके अंदर पता चलता है, और इनडायरेक्ट के अंदर मदर के अंदर बताता है, ठीक है, इनडायरेक्ट मदर के अंदर बताता है। ये किया जाता है बच्चे के अंदर फॉर बेबी, ठीक है, फॉर बेबी, और ये किया जाता है फॉर मदर इनडायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट होता है, ये इसके अंदर होती है। कौन बताता है, मदर के अंदर बताता है, इसके अंदर एंटीबॉडीज पता चलती है, उसके अंदर RBC पता चलता है, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट बताता है। दस के बाद इसका मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, भाई कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। मैनेज करने के लिए अपने पास में सबसे पहले होता है मैनेजमेंट के लिए रोगैम डी दी जाती है, फिर एंटी डी दी जाती है, ठीक है, एंटी डी दी जाती है, यानी कि ये एंटीबॉडीज होती है, रोगैम एंटीबॉडी डी दी जाती है। ये सबसे पहले डोज दी जाती है 28 से 32 वीक की प्रेगनेंसी के ऊपर। कितनी दी जाती है, 300 माइक्रोग्राम या फिर 1500 इंटरनेशनल यूनिट, और कैसे दी जाती है, IM दी जाती है। देन उसके बाद में सेकंड टाइम पे जब डिलीवरी हो जाती है, आफ्टर डिलीवरी विद इन 72 आवर, ठीक है, विद इन 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर अंदर वापिस से सेम डोज दी जाती है, कितनी, 300 माइक्रोग्राम या फिर 1500 इंटरनेशनल यूनिट वाया IM। अब मान के चलिए, अगर ये तो हो गई किसकी, जब डिलीवरी के बाद में, आफ्टर द डिलीवरी ये दी जाती है, और ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दी जाती है। अगर बच्चे के अबॉर्शन हो गया फीमेल के, तो कितनी डोज दी जाएगी, यानी कि एबॉर्शन पे जो इसकी डोज होती है दैट इज 150 माइक्रोग्राम, ठीक है, 150 माइक्रोग्राम होती है, और ये भी इंट्रामस्कुलर दी जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी और ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्वेश्चन इसकी डोज से आता है, कब दी जाती है, प्लस में क्या इसका रूट होता है, क्वेश्चन यहां से आता है, या फिर डिजीज कंडीशन, तो जो BSc के एग्जाम्स होते हैं उस टाइम पे पूछे जाते हैं कि भाई कैसे इसके अंदर फर्दर डिजीज होती है, फिर टेस्ट होता है, कुंभ टेस्ट किसके अंदर किया जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर किया जाता है, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और समझ में आया होगा कि इसके अंदर क्या कंडीशन, डिजीज कंडीशन होती है, और आया है कुछ अच्छा सीखने मिला तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि चैनल आपका ही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। और बाकी मेरे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी को नमस्कार।